यूएन में टर्की ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। कश्मीर पर यूएन ने नरम पड़े टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। UNGA का सेशन हो रहा है। ईरान के सदर का मेरा ख्याल ये था कि खिताब ज़रा बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और लेकिन देखिए बदकिस्मती ये है इब्राहिमी साहब, रईसी साहब बिल्कुल गोल कर गए कश्मीर के मामले को, और कोई कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ उनकी तकरीर में। दूसरे जो मामलात हैं, कश्मीर का जिक्र नहीं किया, और ना ही रोहिंग्या का जिक्र किया उन्होंने अपनी तकरीर में। अफ़गानिस्तान का भी जिक्र नहीं किया उन्होंने। बस वही जो मुवाज़ना शुरू में हुआ वही हुआ। इन कश्मीर की तरफ जो उनका नरम रुख है, ठीक है, तो उसको मैं रिलेट करना चाहूँगा कि किस तरह से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का और हिंदुस्तान का बोलबाला हो रहा है, किस तरह से उसको वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तान को इस हफ्ते लगा एक और बड़ा झटका कि जो ये UNGA चल रही है, इसको अटेंड करने के लिए भी तालिबान ने एक चिट्ठी लिखी है। जो UNGA है, इसमें UN जनरल असेंबली चल रही है, इसमें तो वो नहीं बोलने वाले, इसमें नहीं बोलने वाले। सार्क में इनको परमिशन नहीं मिली, सारे देशों ने सीधे सीधे मना कर दिया, बोले कि हम उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को उसके एक और बाप ने लात मार दी है, और उस बाप का नाम है टर्की। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी से कुछ समय पहले तक टर्की पाकिस्तान को आंख बंद करके सपोर्ट किया करता था। उसकी कहीं ना कहीं वजह ये थी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और टर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो उस रिश्ते से टर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तान को सपोर्ट करते वक्त वो भूल गया था शायद कि वो किससे पंगा ले रहा है। टर्की के कश्मीर के मुद्दे पर बोलने के बाद भारत ने भी टर्की के कुछ मुद्दों पर बोलना शुरू किया। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत है, और उसका एहसास टर्की को भी हो गया, और यही वजह है कि टर्की की अकल अब ठिकाने आ चुकी है। हाल ही में UNGA की जो एक मीटिंग हुई, उसमें टर्की ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। टर्की के इस यू टर्न को देख पाकिस्तान मीडिया को काफी रोना आ रहा है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में टर्की शायद अकेला देश था जो कश्मीर पे बोल रहा था। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या बातें हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। ईरान के सदर का चूँकि वो हाल ही में मुंतखब हुए हैं और पिछले माह उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, तो ये उनका पहला खिताब था, और बड़ी मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि चूँकि उनका ये पहला खिताब है, तो मेरा ख़्याल ये था कि ख़िताब ज़रा बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और क्योंकि नए सदर आए हैं तो ये अपना एक किस्म का अपना एक इम्प्रेशन बनाएंगे। लेकिन उनके ख़िताब से कोई इतना ज़्यादा मैं कोई मुतासर नहीं हुआ। फिर उन्होंने बात की फ़लस्तीन की जो हम तवक्को रख रहे थे, यमन की बात भी की, शाम की, इराक़ की, और फिर उन्होंने जहाँ तक फ़लस्तीन का ज़िक्र किया कि वहाँ पे जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तजवीज़ है कि वहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाए, तो ये उन्होंने तजवीज़ दोहराई। लेकिन देखिए बदकिस्मती ये है इब्राहिमी साहब, रईसी साहब बिल्कुल गोल कर गए कश्मीर के मामले को, और कोई कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ उनकी तकरीर में। गो कि बाकी सारा यमन का भी जिक्र हुआ और दूसरे जो मामलात हैं, और साथ में एक उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के ख़िलाफ़ है। ये एक किस्म का मैसेज था कि हम अगर एक सिग्नलिंग थी US को, तो लेकिन कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया, और ना ही रोहिंग्या का ज़िक्र किया उन्होंने अपनी तकरीर में, और सिर्फ़ उन मामलात का ज़िक्र किया जिनमें हम जानते हैं कि ईरान की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। अफ़गानिस्तान का भी ज़िक्र नहीं किया उन्होंने। बस वही जो मुवाज़ना शुरू में हुआ वही हुआ, उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की कि वहाँ कोई इंक्लूसिव का, बल्कि नज़रअंदाज किया अफ़गानिस्तान को। फ्रैंकली स्पीकिंग हम तवक्को रख रहे थे कि शायद अफ़गानिस्तान पे कोई ज़्यादा खुल के बात करेंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान पे उन्होंने बात नहीं की। ठीक है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं मालूम कि हमने कितनी लॉबिंग की नई हुकूमत हमारे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात भी हुई थी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से, अभी मेरे ख़्याल में उज़्बेकिस्तान में शायद, जो अभी या ताजिकिस्तान है, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल वहाँ पे मुलाकात इनकी हुई थी। तो मुझे था कि शायद प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हसन रूहानी साहब की जो तकरीर है उससे ही कुछ पुराना लेकर कश्मीर का जिक्र कर देते, लेकिन नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात भी इब्राहिम रईसी के साथ हुई है। कश्मीर का नाम उन्होंने बाद में लिया, लेकिन कश्मीर की तरफ जो उनका नरम रुख है, ठीक है, तो उसको मैं रिलेट करना चाहूँगा कि किस तरह से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का
और हिंदुस्तान का बोलबाला हो रहा है, किस तरह से उसको वेलकम किया जा रहा है। जब चीजें बदलती हैं, जब रीअलाइनमेंट होता है, कुछ दिनों पहले मैं आपके पीछे ले जाना चाहूंगा, जब सारी दुनिया ये बात कर रही थी कि इंडिया जो है वो आइसोलेशन में है, बल्कि ये पाकिस्तान के भी कई जर्नलिस्ट और सारे लोग पैनल्स पे भी कहते थे कि इंडिया कहीं है नहीं। जब अब आप देखें, अभी तो चीजें बदल रही है, बहुत सी चीजें रीअलाइनमेंट होंगी, समीकरण बदलेंगी। जब बदलती है तो स्टेटमेंट्स भी बदलते हैं और लोगों का रुख भी बदलता है। उसी तरह से आप अगर आज ये देख रहे हैं कि उनका रुख बदला है, तो उसके पीछे कई रीजंस और एक अच्छी जो पॉलिसी होती है ना, हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वर्ल्ड प्लेयर बन के उभरेगा, वो है और आगे भी बढ़ेगा। कुछ चीजों में, कुछ वक्त में लोगों को अपने सहूलियत के हिसाब से, मौके की नजाकत को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन हुई, अभी मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रहा था कि किस तरह से हिंदुस्तान का वहां पे वेलकम हो रहा है, किस तरह से हिंदुस्तान को वहां जगह मिल रही है, किस तरह अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है। और इसमें आप सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि आप मिडिल ईस्ट देखें या पूरी दुनिया का भी जायजा करें, जो कह रहे हैं ना कि हम शीत युद्ध नहीं चाहते हैं, बाइडेन साहब का जो ये किया था, तमाम स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो उसमें हिंदुस्तान का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। पाकिस्तान को इस हफ्ते लगा एक और बड़ा झटका ये था कि इस हफ्ते होने वाली थी सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, और उस मीटिंग में पाकिस्तान चाह रहा था कि तालिबान, उसकी अपनी कठपुतली सरकार जो अफगानिस्तान में बैठी है तालिबान, उसका एक आदमी आ करके उस मीटिंग को अटेंड करे, या उधर का फॉरेन मिनिस्टर आके अटेंड करे। लेकिन बाकी सारे देशों ने सीधे सीधे मना कर दिया, बोले कि हम उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो वो आएगी कैसे? ना सार्क उसे रिकॉग्नाइज करता है, ना यूएन उसे रिकॉग्नाइज करता है। जब उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता तो हम उसे आने कैसे दे सकते हैं? इस पर पाकिस्तान ने फिर एक नया पैतरा चला कि ठीक है, अशरफ गनी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आएगा, चेयर खाली रहेगी। तो इस पर भी इस समय जो करंट चीफ हैं प्रेसिडेंसी है, वो नेपाल के पास है। तो नेपाल ने बहुत क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, अगर उनके जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं गुलाम इशकज़ई, अगर वो आना चाहेंगे और वो खुद बोलते हैं कि मैं आऊँगा, तो उन्हें हम मना कैसे कर पाएंगे। इस पर बात ठनी और पाकिस्तान अड़ा, लेकिन इसको इन द एंड इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। तालिबान का नुमाइंदा नहीं आने दिया। अभी यूएन का जनरल असेंबली भी चल रही है, उधर भी एक प्रॉब्लम है, उधर भी एक मामला गड़बड़ा रहा है कि कौन बोलेगा। इनफैक्ट यूएन में तो ये गुलाम इशकज़ई ही बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूएन ने अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दी तालिबान को। यूएन को की जो ये UNGA चल रही है, इसको अटेंड करने के लिए भी तालिबान ने एक चिट्ठी लिखी है यूएन के जो चीफ हैं जनरल सेक्रेटरी को, और उनको बोला है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को आप परमिशन दीजिए। उस पर अभी लंबा काम बाकी है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उस पर कोई डिसीजन हुआ। और डिसीजन लिया जाएगा, अभी उस पर एक कमेटी बैठती है और कमेटी फिर क्रेडेंशियल्स देखती है, वो एक लंबा डिसीजन है। तो ये जो UNGA है, इसमें यूएन जनरल असेंबली चल रही है, इसमें तो वो नहीं बोलने वाले, इसमें नहीं बोलने वाले। सार्क में इनको